अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम यार मन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद आपके रूबरू है। जी हाँ, मेरी मुराद इस वक्त तुर्की के सबसे अहम मौजू आया सोफिया म्यूज़ियम से है, जिसे दोबारा से मस्जिद का रूप देने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। रजब तय्यिप एर्दोआन दीगर सियासी रहनुमाओं से इसलिए भी मुख्तलिफ हैं कि रजब तय्यिप एर्दोआन जब किसी चीज़ का बेड़ा उठा लेते हैं तो वो लाजमी तौर पर इसको मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। और ये आपने देखा होगा कि तुर्की में जब उन्होंने हेड्सकाफ का मसला उठाया था तो उन्होंने आवाम से ये वादा किया था कि वो इस मसले को हल करके ही दम लेंगे। और आपने देखा होगा कि इन्होंने सबसे पहले तुर्की की इक़्तिसादियत की तरफ तवज्जो दी थी और मुल्क की इक़्तिसादियत को बेहतर करने और आवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के बाद ही ये हेड्सकाफ के मसले की तरफ तवज्जो दी थी और इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले तुर्की की यूनिवर्सिटियों में हेड्सकाफ पहनकर किसी भी तालबा को दाखिला लेने की इजाज़त हासिल न थी। रजब तय्यिप एर्दोआन ने अपने इंतखाबी मुहिम में ये वादा किया था कि वो जब भी बरसे इक़्तिदार आएंगे तो वो इस मसले को हल कर देंगे। और आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से इस मसले को न सिर्फ हल कर लिया है बल्कि इन्होंने अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल पार्टी के मंशूर में भी इस बात को दाखिल करवा लिया है कि हेड्सकाफ पहनने वाली ख़वातीन को किसी भी सूरत यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने की से नहीं रोका जा सकेगा और इनको सरकारी मुलाजमत देने से भी नहीं रोका जा सकेगा। आया सोफिया कलीसा मस्जिद म्यूज़ियम और अब एक बार भी इसे मस्जिद का रूप अता करने की तैयारियों की तरफ। लेकिन पहले अपने नाजरीन को आया सोफिया से मुतल्लिक़ मालूमात फराहम करता चलो। नाजरीन, रजब तय्यिप एर्दोआन ने जब से इक़्तिदार संभाला है तो इन्होंने मुल्क में सेकुलरिज़म पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करने की ख्वाहिश का इजहार न सिर्फ किया है बल्कि उनकी कोशिश है कि सेकुलरिज़म पर गैर जानिबदारी से अमल दरामद किया जाता रहे। इन्होंने इस सिलसिले में कई बार बरमला इजहार किया है वो मुल्क में सेकुलरिज़म पर भरपूर तरीके से और गैर जानिबदारी से अमल दरामद करने के ख्वाह हैं। उनके मुताबिक सेकुलरिज़म का मतलब रियासत का मजहबी मामलात में गैर जानिबदार रहना है और वो इसी तरीके को आगे लेकर चलना चाहते हैं। यानी वो सेकुलरिज़म की मुकम्मल तौर पर हमायत करते हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क में सेकुलरिज़म फैले और फूले। वो सेकुलरिज़म की इस तशरीह को भी गलत करार देते हैं जिसमें सेकुलरिज़म का तर्जमा लादीन रियासत के तौर पर किया जाता है। उनके मुताबिक सेकुलरिज़म का मतलब मुल्क में गैर जानिबदाराना तरीके से तमाम मसलक और मज़ाहिब को एक ही तरीके से पेश आना है और उनके मसाइल को हल करना है और ये सिर्फ रियासत गैर जानिबदाराना तरीके ही से कर सकती है। लेकिन बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि असाई हल्के और ख़ास तौर पर नाम नहाद सेकुलर हल्के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन का इंतहाई मज़हब परस्त होने का इल्ज़ाम लगाते चले आ रहे हैं। उन पर मज़हब परस्त होने का इल्ज़ाम लगाने का दरअसल मकसद यही है कि अगर आया सोफिया के बारे में कोई फ़ैसला किया जाए तो इस पर लान तन की जाए और सदर रजब तय्यिप एर्दोआन को तनकीद का निशाना बनाया जा सके। इसीलिए वो सदर रजब तय्यिप एर्दोआन पर हमेशा ही से इंतहा पसंद इस्लाम पसंद रहनुमा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी हैं। अगरचे उनको सदारती लिहाज से ये इख्तियारात हासिल हैं, वो काबीना के इजलास में इस बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का फ़ैसला करते हुए इसे तुर्की की सबसे बड़ी अदलिया स्टेट कौंसल के हवाले कर दिया है। अब स्टेट कौंसल 2 जुलाई को इस बारे में अपना फ़ैसला देगी। सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने स्टेट कौंसल के ये मसला हवाले करने का मकसद भी यही है ताकि कल को किसी किस्म का कोई इतराज़ न हो। उन्होंने आलमी रहनुमाओं और तुर्की के नामना हलकों के मुंह बंद करने के लिए और इस मसले का हमेशा के लिए हल करने के लिए इस मसले को स्टेट कौंसल के हवाले किया है। अब देखना यह है कि स्टेट कौंसल इस बारे में क्या फ़ैसला कर सकती है और क्या फ़ैसला करेगी। लेकिन सदर रजब तय्यिप एर्दोआन इस बारे में बरमला कह चुके हैं कि वो इस स्टेट कौंसल की जानिब से जो कोई भी फ़ैसला आएगा, जिस किस्म का भी फ़ैसला आएगा, वो उस फैसले का भरपूर तरीके से एहतराम करेंगे और उस पर अमल दरामद करेंगे। जबकि
आलमी रहनुमाओं ने ख़ास तौर पर अमरीका, यूनान और यूरोप के कई एक ममालिक ने अभी ही से इतराज़ करना शुरू कर दिया है कि वो तुर्की के इस फैसले को कि अगर आया सोफिया को म्यूज़ियम से हटाकर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया तो वो इसको मंजूर नहीं करेंगे। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि तुर्की की सबसे बड़ी अदलिया दानिशता है, जिसे स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से याद किया जाता है, की जान से ये फैसला किया जाना बड़ी अहमियत का हामिल होगा। अगरचे आइन की रूह से सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को इख्तियारात हासिल हैं और 24 नवंबर 1934 को काबीना ही की तरफ से ये फैसला किए जाने का ऐलान किया गया था और यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 24 नवंबर 1934 ही को काबीना की तरफ से ये फैसला किया गया था। लेकिन फैसले के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। इस बारे में आज तक कोई सरकारी गज़ट में कोई तहरीर सामने नहीं आ सकी है जिससे पता चलता है कि ये फ़ैसला काबीना की तरफ से नहीं किया गया था, बल्कि बाद में ये फ़ैसला किया गया था और इसको सदर अतातुर्क के खाते में डाल दिया गया था। तारीखदान इस बात का दावा करते हैं कि अतातुर्क की तरफ से ये फ़ैसला नहीं किया गया था, बल्कि बाद में अतातुर्क के जाली दस्तखतों से इसे नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी किया गया था। इसी वजह से इसे सरकारी गज़ट में कोई जगह न दी गई थी। और मज़े की बात यह है कि तारीखदान इस बात का भी दावा करते हैं कि अतातुर्क के इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत जाली हैं। उनके मुताबिक अतातुर्क ने इससे पहले ना ही इस किस्म के कोई दस्तखत किए थे और ना इसके बाद इस किस्म के दस्तखत किए थे। और सबसे बढ़कर इस नोटिफिकेशन पर जिस पर अतातुर्क के अल्फाज भी कंदा हैं, उस वक्त तक तुर्की के कवानीन की रूह से फैमिली नाम का कोई कानून जारी नहीं किया गया था, यानी अतातुर्क के अल्फाज उस वक्त इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। ये 1934 के बाद ही इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू हुआ था, जबकि ये फैसला 1934 ही में किया गया था। 24 नवंबर 1934 में ये फैसला किए जाने के बारे में, नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बारे में दस्तावेज़ात मौजूद हैं और उस पर अतातुर्क के अल्फाज कंदा हैं। तारीखदान ये कहते हैं कि ये सब कुछ जाली तरीके से बाद में इन्होंने की हुकूमत ने किया था ताकि सेकुलरिज्म को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और अतातुर्क के नाम को इस्तेमाल करते हुए मुल्क में इसको नाफिज किया जा सके। अगर इस नोटिफिकेशन को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो आर्काइव में सरकारी गज़ट में शाया होने वाली कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं और अतातुर्क ने जब तक वो ज़िंदा रहे कोई ऐसे किसी कानून पर अमल दरामद नहीं किया जो सरकारी गज़ट में जगह ना पाए। उन्होंने हमेशा ही सरकारी गज़ट में कवानीन के शाया होने के बाद ही इस पर अमल दरामद शुरू किया था, जिससे ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि ये सब कुछ अतातुर्क के नाम पर ही किया जाता रहा है। तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अतातुर्क ने आया सोफिया के बागीचे में यानी लॉन में एक छोटा सा म्यूज़ियम कायम करने का कहा था और इस बारे में इन्होंने आर्डर भी जारी किए थे, लेकिन मरकज़ी हाल में उन्होंने कभी भी इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन या सरकारी गज़ट में कोई ऐलान नहीं किया है। जब हम 1935 के हालात का जायज़ा लेते हैं और अखबारात को देखते हैं तो 1935 में मरकज़ी हाल में बाकायदगी से नमाज अदा की जाती रही है, जबकि ये नोटिफिकेशन जो है 24 नवंबर 1934 को जारी किया गया था। तो फिर आते हैं आया सोफिया के मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील होने के हक़ाइक़ की तरफ। रिपब्लिकन पीपल पार्टी जो उस वक्त बरसे इक़्तिदार थी और उसके वज़ीर आज़म इस्मत इनोन थे, अतातुर्क के नाम को हमेशा ही इस्तेमाल करते रहे हैं और ऐसे ऐसे इक़दाम उठाते रहे हैं जिनकी अतातुर्क को भी खबर ना थी। वो अतातुर्क के नाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इस्मत इन्होंने हमेशा ही बड़ी चालाकी और होशियारी से अतातुर्क के नाम को अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और उन्होंने सेकुलरिज्म के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात भी अतातुर्क ही के खाते में डाले हैं। अतातुर्क को इस्मत इनोन की इन कारस्तानियों और होशियारियों के बारे में जब इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। अतातुर्क ने उसी वक्त इस्मत इनोन को उनकी वज़ारत उज़्मा से सुबुकदोश किया और उसकी जगह जलाल बायर को मुल्क का वज़ीर आज़म नामज़द किया था। इन हालात के बाद अतातुर्क और इस्मत इनोन के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए थे और फिर अतातुर्क ने
اس مجنون سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس مجنونوں کو ان کے جنازے میں بھی شرکت کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس مجنونوں نے اتاتürk ترک کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اتاتürk ترک کی وفات کے بعد اس مجنون نے ایک بار پھر چالاکیاں اور ہیرا پھیریاں شروع کر دی اور ملک میں ریپبلکن پیپل پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے دوبارہ سے اختیارات سنبھال لیے، اور ایک طویل عرصے تک وہ ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے اختیارات سنبھالے بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنے اس دور اقتدار کے دوران سن 1945 میں ہونے والے انتخابات میں بھی بڑے پیمانے پر ہیرا پھیری اور دھاندلی کی تھی، جس کے بعد میں ثبوت بھی پیش کیے جاتے رہے۔ اس میں انہوں نے ہیرا پھیری اور چکر بازی کے ذریعے ہی ریپبلکن پیپل پارٹی کو اقتدار دلواتے رہے ہیں۔ اس بارے میں آئندہ اپنے کسی پروگرام میں اس مجنونوں کی چالاکیوں اور ہوشیاروں کے بارے میں روشنی ڈالوں گا۔ صدر رجب طیب ایردوان اور ان کی جماعت کی طرف سے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ کیے جانے سے متعلق خبر۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صدر رجب طیب ایردوان نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آیا صوفیہ کو اس کی اصلی حالت یعنی مسجد کی طرف دوبارہ اس کو روپ دینے کی بھرپور کوششیں کریں گے، اور اگر وہ اقتدار میں آئے تو اس کو کامیاب بھی بنائیں گے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے تمام وعدے عوام سے پورے کرتے ہوئے یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں اور عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی دم لیں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے اس میوزیم کے ایک کمرے میں باقاعدگی سے نماز کروانے کا بندوبست بھی کروایا، اور اس کے بعد سرکاری طور پر مسجد کا امام بھی مقرر کیا گیا ہے، اور ایک موقع پر آیا صوفیہ میں انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول منعقد بھی کروایا گیا، جس کے مرکزی ہال میں اس وقت پہلی بار طویل عرصے بعد یعنی 1935 کے بعد پہلی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کروائی گئی۔ اس تلاوت کے بعد عالمی میڈیا نے، خاص طور پر مغربی میڈیا نے، امریکہ، یونان اور یورپی ممالک نے اس صدر رجب طیب ایردوان کے اس اقدام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ رجب طیب ایردوان اس میوزیم کو اب مسجد میں ڈالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دیکھا جائے تو زیادہ تر 73% عوام کی رائے یہی ہے کہ اس میوزیم کو اب مسجد میں واپس ڈال دینا چاہیے۔ اس میں کروائے جانے والے حالیہ سروے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ترکی میں پہلی بار یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں پر 73% سے لے کر 80% کے قریب لوگ جو ہیں اسے میوزیم کی بجائے مسجد کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترکی میں آج سے پہلے تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا جس میں عوام کی اتنی واضح اکثریت حاصل ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے اس بارے میں متفق ہے اور اسے میوزیم نہیں بلکہ مسجد کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2 جولائی کو اسٹیٹ آف کونسل کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں رجب طیب ایردوان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اسٹیٹ آف کونسل کی طرف سے جو کوئی بھی فیصلہ آئے گا انہیں منظور ہوگا، وہ اس کا احترام کریں گے، جبکہ عالمی میڈیا خاص طور پر امریکہ، یونان اور یورپ کے کئی ممالک اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر اس میوزیم کو دوبارہ سے مسجد میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی تو وہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 جولائی کو کس قسم کا فیصلہ آتا ہے۔ کیا ترکی کی حکومت اس بارے میں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوتی ہے، یا پہلی حکومتوں کی طرح اس فیصلے کو ہمیشہ کے لیے ایک ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گی؟ لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ صدر رجب طیب ایردوان جو ہمیشہ ہی سے ایک نڈر، بہادر اور ایک ہیرو کے طور پر ابھرے ہیں، وہ اس بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کر ہی کریں گے، اور عام طور کو یہی کی جا رہی ہے کہ وہ اسے میوزیم کے بجائے مسجد میں ڈالنے کو ترجیح دیں گے۔ ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترکی کا جو اس وقت شمار دنیا میں ہوتا ہے وہ ماضی کے ترکی کی طرح نہیں ہے، بلکہ ترکی بدل چکا ہے۔ ترکی اس وقت ایک سپر پاور کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے موقع پر ترکی نے جو خدمات صحت کے میدان میں ادا کی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ کئی ممالک
सदर रजब तय्यब एर्दोआन की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात की वजह से इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। इसकी वजह से अब दुनिया के कई ममालिक में तुर्की की कदर व कीमत में इजाफा हुआ है। और अगर रजब तय्यब एर्दोआन की जानिब से अगर इसे म्यूज़ियम से हटाकर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और इस फैसले पर अमल दरामद किया गया, तो मेरा ख्याल यही है कि दुनिया में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठेगी। हाँ, अलबत्ता चंद एक ममालिक जिनमें यूनान सर फहरिस्त है इस बारे में इतराज़ात उठाएगा, लेकिन अब यूनान की वो हैसियत बाकी नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। तुर्की इस वक्त दुनिया पर छाया हुआ है, तुर्की की ताकत में इजाफा हुआ है और तुर्की ने इस मौके को गनीमत समझते हुए ये फैसला करने का ऐलान किया है। अब ये फैसला देखते हैं कि आलमी ईसाइयत पर किस तरह लागू होता है और आलमी ईसाइयत की जानिब से किस तरह इस पर इतराज़ात या रद्द अमल आता है। हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।